हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ट्वेल्थ आज हम लोग ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना, एल्कोहल फिनॉल और ईथर के बारे में आप लोग को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसके बारे में समझाने वाले हैं। तो ट्वेल्थ में, ठीक है ना, इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं और पीछे बन चुके हैं वे सारे मतलब क्वेश्चनों का आप लोग के सामने एक्सप्लेन करेंगे। और आप लोग एक बार इसे एनसीईआरटी को मतलब दोबारा देख लीजिए, ठीक ना, फिर से एक बार देख लीजिए और आप लोग मेहनत करिए और मेहनत करके अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम देने का मतलब प्रयास करिएगा इन साल, और अच्छा रिजल्ट देने का भी प्रयास करिएगा। चलिए हम लोग इस चैप्टर को चालू करते हैं, एल्कोहल फिनॉल ईथर को, और आप लोग को समझाते हैं यहाँ पे। देखिए एक बात और बता देते हैं, अभी आप लोग जितना समय बचा करके अपने आप पर मेहनत करने की कोशिश करिए और क्वेश्चन को ना आप लोग देखिए वहाँ पर लिखने का भी प्रयास करिए ऑर्गेनिक का, क्योंकि कोई ऐसा ऐसा रिएक्शन है कि याद करिएगा लेकिन लिखने के टाइम भुला भुला भी सकते हैं। तो कोशिश करें कि भूले नहीं रिएक्शन, कम से कम आप लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करिए, माइंड पर अपने बनाए रखिए, सेट करिए। तो हम एनसीईआरटी के वो सारे रिएक्शन को जो एल्कोहल फिनॉल ईथर का है, इस चैप्टर का है। अच्छा यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 7 लिखा है, नया बुक है जो ना, इसे संशोधन करके चैप्टर नंबर 7 बनाया है, यानी कि कुछ चैप्टर इन साल हटा भी दिया था, लेकिन देखिए उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है नहीं आता है। ये नए बुक का पीडीएफ है, ठीक ना, जो एल्कोहल फिनॉल ईथर को 7 में रखा है और जो पुराना वाला बुक है उसमें आपका 11 नंबर में है। चलिए इस चैप्टर को चालू करते हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक ना। तो एल्कोहल फिनॉल ईथर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उद्देश्य क्या क्या लिखा है, किसमें क्या क्या आप लोग को जानना है। पहले तो आईयूपीएसी नाम के बारे में आप लोग को अच्छे से जानकारी होना चाहिए, एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम, ठीक ना। एल्कोहल के बताइए प्रत्यय क्या होता है, ओएच, क्या होता है ओएच, और इसका ओएच के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है, ऑल लगता है, क्या लगता है, ऑल लगता है, ऑल ऑल। और फिनॉल, फिनॉल के लिए भी तो ओएच ही लगता है, यानी कि एरोमेटिक श्रृंखला में ओएच लगा होता है। और यहाँ पे ईथर के लिए क्या होता है, ओ होता है ना, क्रियात्मक समूह ओ होता है, और इसका प्रत्यय होता है ऑक्सी, क्या होता है, ऑक्सी होता है, क्या होता है, ऑक्सी होता है। तो इसका देखिए पहला पर्पज ये है कि आपको ना आईयूपीएसी नाम तीनों के पता होना चाहिए। एक नंबर आईयूपीएसी नाम हो सकता है, पूछ सकता है। देखिए आपके एग्जाम में आईयूपीएसी नाम जैसे ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर है, पहला हेलोल्केन हेलोइरिन, उस चैप्टर को ना पढ़ा के पीछे डाले हुए हैं। आप चाहे तो मतलब चैप्टर नंबर हेलोल्केन हेलोइरिन के वीडियो पीछे पड़ल होगा, आप देख सकते हैं उसको। यहाँ पे एल्कोहल फिनॉल ईथर है, एल्कोहल फिनॉल ईथर है। इसके बाद अगला 2 चैप्टर ऑर्गेनिक का, उसको भी एनसीईआरटी पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को पढ़ा करके डिस्कशन करके डाल देंगे। यहाँ पे है जैसे इसका अगला उद्देश्य है, जैसे अल्कीनो है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उनको बनाने के मतलब में विवेचना कर रहा है कि कैसे उसको बनाया जाता है, बनाने के गुण है। यहाँ पे हेलोएरीन है, सल्फोनिक अम्ल है, डाइजोनियम लवण है, क्यूमिन्स है, फिनॉल, यानी कि इसको फिनॉल से फिनॉल बनाना है, फिनॉल के अंदर बनाने की सब व्याख्या करने के बाद कह रहा है। फिर कह रहा है कि एल्कोहल एल्कोहल और एल्किल हैलाइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ये सब आपको ईथर बनाने के में बात कर रहा है। यहाँ पे भौतिक गुण दोनों, एल्कोहल फिनॉल ईथर का बात कह रहा है कि भौतिक और रासायनिक गुण। देखिए कभी क्वेश्चन सेट होगा ना आपको, तो पहले ना उसका देखिए चैप्टर का पर्पस चेक किया जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या दिया है, क्या क्या पढ़ना है, और वहीं से क्वेश्चन आपको बनेगा, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि यूपीएससी नाम से बनेगा, निर्माण से बनेगा, कैसे बनता है, डाइजोनियम है, क्यूमिन रिएक्शन है आपका, ये सब जैसे ईथर बनाने का निर्माण है, ये सब बातें पर्पस में दिया है, उद्देश्य में दिया है। तो उद्देश्य में दिया है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए चैप्टर को हम लोग चालू करते हैं। चैप्टर में देखिए हम लोग शुरू में जैसे ये बातें हम लोग को इस थ्योरी के अंतर्गत समझाया है कि अगर अगर कोई अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल के साथ OH लगा होगा तो उसे क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे, क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। अगर अल्काइल के साथ में क्रियात्मक समूह O लगा होगा तो उसे हम लोग ईथर कहेंगे, क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे, ईथर कहेंगे। अगर हम लोग को यहाँ पे एरोमेटिक श्रृंखला में, जो हम लोग को एरोमेटिक श्रृंखला है और उस एरोमेटिक श्रृंखला के अंदर क्रियात्मक समूह OH लगा है तो उसे क्या बोलेंगे, फिनॉल कहेंगे, क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। तो ये बातें हमें लगा है, पूरी तरह से हम यहाँ पढ़ के नहीं बता रहे क्योंकि कोई फायदा नहीं है पढ़ने से, ठीक ना। तो हम वही बातें आपको समझाएंगे जो एग्जाम में आने लायक हो। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग को समझाते हैं, नेक्स्ट आप लोग को हम बताते हैं कि क्या इसके अंतर्गत है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्गीकरण है, एल्कोहल का क्या है, वर्गीकरण है। तो एल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में है कि एल्कोहल को ना मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। आप कैसे पहचानिएगा, तो यहाँ देखिए पहचानने के लिए दिया है बातें। जब सीधा श्रृंखला में OH लगा होगा तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, सीधा श्रृंखला में एक OH हो,
जैसे आपका C2H5 है, अल्काइल ग्रुप है, इसमें क्रियात्मक समूह OH लगा है, तो ये आपका मोनोहाइड्रिक है। क्या है सर? मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक है। और जब देखिए यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, ये आपका CH2 अल्काइल ग्रुप में दो, यहाँ पे दो OH समूह लगा है, तो आपका डाईहाइड्रिक है। और जब 3 लगा होगा तो ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे, 3 से अधिक होगा तो क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक बोलेंगे। आप डायरेक्ट समझिए कि जैसे कोई अल्काइल ग्रुप हो, इस अल्काइल ग्रुप में एक OH लगा है, तो एक OH लगा है तो उसे क्या बोलेंगे सर? मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। जब 2 OH लग जाएगा तो उसे डाईहाइड्रिक बोलेंगे। यानी कि अल्काइल श्रृंखला में 2 OH लग जाएगा, 2 OH लगेगा तो उसे डाईहाइड्रिक बोलेंगे। और जब इसी अल्काइल श्रृंखला के अंतर्गत जब 3 OH लग जाए, देखिए यहाँ पे 3 लगा है ना, यहाँ पे एक OH है, 2 OH है, 3 OH है। जब 3 OH लगा हो, यहाँ पर देखिए 3 OH है, 3 OH लगा है तो ये आपका ट्राईहाइड्रिक है। और जब 4 लग जाएगा, एक और मान लो यहाँ CH2 बढ़ा के यहाँ OH लगा दिए, 4 लग गया, इसे पॉलीहाइड्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक बोलेंगे। तो आपको पहचानना होगा। समझ गए ना बातें? चलिए आगे की ओर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी जल्दी आपको समझाते हैं, टाइम आपको बचाते हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा भी टाइम एक्सपेंड मत करिए आप लोग। अभी एग्जाम के लिए बहुत एकदम समय कम बचा है, रेयर टाइम बचा है, तो उसके लिए आप लोग समय बचा करके खुद पे टाइम दीजिए। अभी ऐसे ऑफलाइन बैच में हम मतलब ट्यूशन बैच भी करवा रहे हैं, कोई कोई आ रहा है बच्चा, तो आप लोग अगर सोचते हैं कि ट्यूशन बैंक करें तो आ भी सकते हैं, नहीं तो पढ़ा के हम डाल भी देंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो आप जैसे भी हो लेकिन अपने आप पे टाइम दीजिए, ठीक ना। अभी किसी के बारे में सोचने के लिए कोई टाइम से नहीं है, खुद पे सोचिए, खुद पे काम करिए, एकदम पूरी तरह से काम एकदम एक्सटेंड रहिए, अपने आप पर काम करने का प्रयास करिए। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के बारे में बता रहा है कि कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है। देखिए प्राथमिक है ये आपका, जब जैसे कार्बन की सीधा श्रृंखला में एक OH समूह लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे? प्राथमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राथमिक बोलेंगे, या 1 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, ठीक ना। एक अल्काइल ग्रुप इधर है, एक अल्काइल ग्रुप इधर है, इधर से बंधन लगा है, इधर से बंधन लगा है। तो 2 अल्काइल ग्रुप में चाहे कह सकते हैं कार्बन के, यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप है, चाहे 2 यहाँ पे श्रृंखला है कार्बन का, एक क्रियात्मक समूह OH लगा है, तो उसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। यहाँ पर देखिए 3 अल्काइल लगा है ना, तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 3 अल्काइल ग्रुप लगा है, 3 तरफ ऐसे देखिए बंधन है, तीनों दिन अल्काइल आप RR लगा सकते हैं। तो 3 अल्काइल ग्रुप है, एक क्रियात्मक समूह क्या है? OH है आपका, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीयक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तृतीयक एल्कोहल बोलेंगे। समझ गए? तो जब हम लोग का एक अल्काइल ग्रुप सीधा अल्काइल ग्रुप हो और सीधे अल्काइल ग्रुप में एक OH समूह हो तो उसे 1 डिग्री बोलेंगे। जब 2 अल्काइल ग्रुप में एक OH लगा हो तो 2 डिग्री बोलेंगे। और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप में एक OH लगा हो तो 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, तृतीयक एल्कोहल बोलेंगे। जबकि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अभी समझाया आप लोगों को। यहाँ OH की संख्या के आधार पर था, एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाईहाइड्रिक, और 3 से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक, या 3 है तो क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। जबकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की संख्या के आधार पर था। देखिए यहाँ पे डिग्री किया है, यहाँ पे बंधन जोड़ करके, ये आपका देखिए कार्बन का सीधा श्रृंखला है या प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है ना। प्राथमिक एल्कोहल है। यहाँ पर देखिए एगो श्रृंखला ही हो गया, एगो नीचे से श्रृंखला है, एगो नीचे से श्रृंखला है, ये वाला नीचे से श्रृंखला है, और OH समूह लगा है, तो ये क्या है आपका? द्वितीयक एल्कोहल है। क्या है? द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। ये आपका देखिए एगो श्रृंखला इधर हो गया, एगो श्रृंखला ऊपर से, एगो श्रृंखला नीचे से अल्काइल ग्रुप का, और एक OH समूह लगा है, तो कौन सा एल्कोहल है? तृतीयक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है? तृतीयक एल्कोहल है। चलिए यहाँ पे देखिए अगला, देखिए यहाँ पे लिखल है बेंजलिक एल्कोहल। कहते इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह एरोमेटिक वलय से अगले sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी कि जहाँ OH समूह लगा रहता है वहाँ पे sp3 कार्बन, यानी कि sp3 प्रसंकरण का निर्माण होना चाहिए। यानी कि जो बेंजलिक एल्कोहल होता है, जहाँ फिनोल का निर्माण होता है, जहाँ OH समूह लगेगा तो कैसा प्रसंकरण बनना चाहिए? sp3 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? sp3। sp2 sp3 आपको बता देते हैं। देखिए जब कार्बन परमाणु न 4 बंधन से जुड़ा होगा, कै बंधन से? 4 बंधन से, तो बनेगा sp3। क्या बनेगा? sp3 बनेगा। जब कार्बन परमाणु जो हो 3 बंधन से जुड़ा होगा, 3 बंधन से, तो क्या बनेगा? sp2 बनेगा। क्या बनेगा? sp2 बनेगा। और जब कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ यानी कि 2 आबंध से जुड़ा रहेगा, 2 आबंध से जुड़ा रहेगा, तब वहाँ पे यानी कि यहाँ पे 2 आबंध बोले तो वहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। क्या बने? 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो sp बनेगा, 2 सिग्मा बनेगा तो सिग्मा, क्योंकि एक कार्बन तो आप लोग जानते हैं ना 4 आबंध से जुड़ा होता है, तो 4 आबंध से बोले तो 4 सिग्मा, 4 सिग्मा के लिए होता है sp3, 4 सिग्मा के लिए sp3 होता है। अगर एक सिग्मा यहाँ से गायब कर दे, एक सिग्मा मान लो यहाँ से हटा दिए यहाँ से, अगर इसके पास 3 सिग्मा देखने के लिए मिले, 3 सिग्मा देखने के लिए मिलेगा तो sp2 हो जाएगा, और 2 सिग्मा देखने के लिए मिले, 2 सिग्मा देखने के लिए मिले तो क्या होगा? sp हो जाएगा। क्या होगा? sp होगा। चलिए आप लोग समझ गए ना बिल्कुल। sp3 कब होता है? 4 सिग्मा sp3, 2 सिग्मा sp और 3 सिग्मा sp2। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप लोग को
ठीक ना। यहाँ पे देखिए जिक्र किया प्राथमिक फिनॉल के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे फिनॉल के अंतर्गत यह sp3 है। क्या sp3 है? यहाँ सिग्मा जिक्र कर रहा है, क्या कितना सिग्मा का निर्माण होता है। तो sp3 कैसे बन रहा है? sp3 बन रहा है, चलिए इसको बताते हैं आप लोग को। sp3 बन रहा है, यहाँ पे कार्बन 4 सिग्मा बन से जुड़ा है। यहाँ कार्बन कितने से? ए वाला कार्बन चेक करिए, ए कार्बन जो है कितने, ए वाला कार्बन चाहे यहाँ पर देखिए ना, ए वाला जगह पर कितना कार्बन, जैसे यहाँ पे तो हो गया आपका, इधर एगो बंधन हो गया, ये आपका सिग्मा हो गया, उधर से एगो हो गया सिग्मा हो गया, और एगो इधर सिग्मा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को तीन सिग्मा देखने के लिए मिल रहा है। कितना सिग्मा देखने के लिए? 3 सिग्मा देखने के लिए मिल रहा है। हमको यहाँ पे ना, यहाँ ये बातें चेक करनी है रही, आपको ना बड़ा बड़ा लिख के बताते हैं। जैसे आपका बेंजीन है, ठीक ना, और ये एरोमेटिक श्रृंखला है, और यहाँ पे CH2 के बाद में OH लगा है। तो इस तरह से CH2 है, और CH2 के बाद में क्या लगा है? OH लगा है। तो इस कार्बन के पास देखेंगे, कार्बन से हमारा जिस कार्बन से OH जुड़ल है वहीं पे हम मतलब प्रसंकरण चेक करेंगे। तो यह कार्बन जो हो गया, इस कार्बन के पास इधर एगो सिंगल बॉन्ड है, तो एगो सिग्मा है, इधर OH जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ल है तो एगो सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो 2 सिग्मा इधर हो जाएगा, तो 4 सिग्मा है, तो sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ये वाला जो कार्बन है हम लोग का, बीच वाला कार्बन है, ये कितना से है आपका? 4 सिग्मा से जुड़ा है ना, एगो नीचे एगो इधर जुड़ा है, एगो इधर जुड़ा है, एगो इधर जुड़ा है, एगो इधर जुड़ा है, तो ये भी आपका 4 सिग्मा से जुड़ा है, तो sp3 होगा। क्या होगा? sp3 प्रसंकरण होगा, यहाँ पे sp3 प्रसंकरण होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ सीधा सीधा मतलब अल्काइल ग्रुप है, एक OH लगल है, तो आपका प्राथमिक में आ रहा है। किस में आ रहा है? प्राथमिक में आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक का अल्काइल ग्रुप देखिए, एगो इधर हो गया, एगो नीचे अल्काइल ग्रुप ये नीचे लग गया, इसलिए आपको इसमें 2 अल्काइल ग्रुप देखने के लिए मिल गया। ये आपका द्वितीयक हो गया। क्या हो गया? द्वितीयक हो गया। और यहाँ पर देखिए 3 अल्काइल ग्रुप देखने के मिल रहा है। 3 मिल रहा है ना जी। यहाँ पर थोड़ा देखिए 3 अल्काइल ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है, 3 अल्काइल ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ देखिए 3 अल्काइल ग्रुप, एक तो हो गया इधर से अल्काइल ग्रुप हो गया, एगो ऊपर में अल्काइल ग्रुप है, एगो नीचे में अल्काइल ग्रुप है। तब देखिए इधर OH लगा है, OH लगा है, तो ये आपका हो गया तृतीयक एल्कोहल हो गया। और यह जिस कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 4 बन रहा है, तो sp3 प्रसंकरण हो जाएगा। देख लिए। इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे कहता है फिनॉल का, उसी तरह देखिए फिनॉल का भी लिखा है, मोनो डाई ट्राई हाइड्रिक है, मतलब फिनॉल के बारे में बात कर रहा है। जब फिनॉल के अंदर एक OH समूह होगा तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा। क्या होगा? मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा। और जब यहाँ फिनॉल के अंतर्गत यहाँ मोनोडाइट्राइक में, ठीक ना, यहाँ पर भी देखिए फिनॉल के अंतर्गत एक OH समूह है, एक OH समूह है, तो ये भी मोनोहाइड्रिक है। लेकिन इसमें देखिए ना एक अल्काइल ग्रुप है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको OH की संख्या देखना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि फिनॉल में भी हाइड्रोक्सिल समूह के संख्या के अनुसार, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए लिखा है कि फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह संख्या के अनुसार मोनोडाइट्राइहाइड्रिक एल्कोहल फिनॉल में बांटा जाता है। जब एक OH रहेगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और एक OH यहाँ पर भी है, चले CH3 यहाँ से लग गया, अल्काइल ग्रुप लग गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगला में देखिए यहाँ 2 OH समूह लगा है, तो इसको डाईहाइड्रिक हो गया। यहाँ 3 लगा OH समूह, तो क्या हो गया? ट्राईहाइड्रिक हो गया। जब 3 से अधिक रहता है तो क्या होता है? ये भी पॉलीहाइड्रिक फिनॉल हो जाता है, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, ईथर हो गया। अब यहाँ पे ईथर के अंतर्गत आप खाली इतने जानिए कि ईथर में जब यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप होता है, 2 अल्काइल ग्रुप होता है, बीच में क्रियात्मक समूह O होता है, और सिंगल बॉन्ड से इस तरह से जुड़ा रहता है, सिंगल बॉन्ड यानी कि O इस तरह से जुड़ा रहेगा, ये आपका क्या होगा? ईथर होता है। अच्छा देख लीजिए, हो सकता है कि दोनों अल्काइल ग्रुप एक समान भी रह सकता है, या चाहे दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग भी रह सकता है। यहाँ पे दोनों जो ईथर के अंतर्गत जो अल्काइल ग्रुप आता है, तो हो सकता है दोनों अल्काइल एक जैसा हो, या हो सकता है दोनों अल्काइल अलग अलग भी हो सकता है। ये दोनों अल्काइल यानी कि हो जाए, एक जगह CH3 होता है, एक जगह C2H5 भी हो सकता है, या दोनों जगह CH3 भी हो सकता है। तो ये होता है ईथर कहते, क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का वर्गीकरण यहाँ पे दिया है ना, इसको वर्गीकरण करना है कि कौन एक में प्राथमिक एल्कोहल है, कौन द्वितीयक एल्कोहल है, कौन तृतीयक एल्कोहल है। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में आपको दे सकता है, तो आपको तुरंत आराम से बता देना है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपको कौन सा एल्कोहल है, ये आपका कौन सा एल्कोहल है, ये आपका कौन सा एल्कोहल है। तो ये आपको 1 डिग्री है, अभी आपका 1 डिग्री के अंतर्गत है। और ये आपका भी, ये बताइए यहाँ पे देखिए, तो अच्छा देखिए यहाँ पे ना जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे है एगो श्रृंखला है, ठीक ना, इधर श्रृंखला है, और यहाँ OH लगल है, तो ये भी आपका 1 डिग्री के अंतर्गत ही आएगा। अब यहाँ पर भी बहुत सारा दिया है, आपको इसमें चेक करना है कि यह तो आपका देखिए एगो श्रृंखला इधर से हो गया, एगो श्रृंखला नीचे से, तब उसमें OH लगल है, 2 डिग्री हो जाएगा। ये आपका देखिए ये भी 2 डिग्री के अंतर्गत है, ये 2 डिग्री है। यहाँ एक 2 नंबर पर लगल है 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है। क्या है? 3 डिग्री है।
अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे ना नामकरण आ गया सर, क्या आ गया? नामकरण, एल्कोहल का नामकरण। अब यहाँ नामकरण के इसमें रूल लिखा है कि कहाँ और लगते हैं, क्या लगाते हैं। यहाँ पे आईयूपीएसी नामकरण है। आईयूपीएसी नामकरण में आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, नामकरण एक समान नामकरण होता है, एक आईयूपीएसी नामकरण होता है, ठीक ना। एक समान नामकरण होता है, एक क्या होता है? आईयूपीएसी नामकरण होता है। एक समान नामकरण, देखिए CH3OH है तो क्या कहेंगे? मेथनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक कार्बन है तो मेथ होता है, आप लोग जानते हैं ना। अब है ना ऑल, एक नंबर पर OH लगल है तो 1 ऑल भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथनॉल लिख सकते हैं, मेथनॉल। तो नामकरण आप लोग यहाँ पे देख, आप नामकरण में इतनी बात है, आप लोग देख लेना कि पहले कार्बन गिन लेना है कि कितना कार्बन है। यहाँ पे देखिए CH3 में एक कार्बन है तो हो गया मेथनॉल हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ CH3 CH2 है, 3 कार्बन तो क्या हो गया? प्रोपेनॉल हो गया। क्या हो गया? प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल। लेकिन एक देखिए सामान्य नाम क्या है? एन प्रोपाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल है। आप थोड़ा बहुत सामान्य नाम भी देख के जाइएगा, ठीक ना। सामान्य नाम भी देख के जाइएगा, ठीक ना। सामान्य नाम भी देख के जाइएगा। जैसे यहाँ पे CH3CH है और CH3 है, यहाँ 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल इसको बोल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं सामान्य नाम देखना है, कुछ कुछ का देख लेना है कि एन प्रोपाइल एल्कोहल। देखिए NCERT वाला जो है ना वही एग्जाम में आ जाता है, बाकी आपको एक्सटर्नल से कुछ छाप उप के नहीं देगा। जो NCERT में वही आता है आपके एग्जाम में। और यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 नंबर पे एल्कोहल है तो ऑन ऑल लिखा है, 1 ऑल लिखा है, ऑन ऑल लिखा है। ऐसा सब हिंदी में नाम लिखा है, आप अब इंग्लिश में नाम लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं, आप लोग नामकरण आप लोग कर लेना, ठीक। बाकी सब रूल तो आप लोग को पढ़ा दिए हैं, अब बाकी ठीक ना। यहाँ पे क्योंकि ऑफलाइन बैच में सारा बातें आप लोग को बताए थे तो आप लोग सीख भी लिए होंगे। नामकरण तो आप लोग किसी प्रकार के कोई दिक्कत भी नहीं होगा, तो आप लोग आराम से, ठीक ना। खाली कार्बन गिनना है, एल्कोहल का प्रत्यय OH के क्या होता है? ऑल होता है, तो ऑल कर लेना आपको गिन करके कितना कार्बन है, कैन नंबर पर OH आपको लगल है। चलिए यहाँ पे देखिए, फिनॉल का भी फिर उसी प्रकार फिनॉल का आ गया है यहाँ पे। ये तो आपका साइक्लो हेक्सनॉल है। क्यों साइक्लो? क्योंकि में रिंग नहीं है, ठीक ना। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो क्या होगा? हेक्स। क्या होगा? हेक्स। अब बंद श्रृंखला है तो पहले साइक्लो लगा देंगे, बंद श्रृंखला तो क्या करेंगे? साइक्लो, साइक्लो लगा देंगे, साइक्लो हेक्स। OH लगा है तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड में है तो N लगा के ऑल कर देंगे, साइक्लो हेक्सनॉल। क्या होगा? साइक्लो हेक्सनॉल हो जाएगा, है ना बातें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2 नंबर पे मिथाइल लगल है तो 2 क्या करेंगे? 2 मिथाइल कर लेंगे। देखिए 2 मिथाइल लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ 5 कार्बन है, 5 कार्बन है ना यहाँ पे। यहाँ देखिए 6 कार्बन था लेकिन बेंजीन नहीं है, क्योंकि इस बीच में रिंग नहीं है, बीच में रिंग नहीं है इसमें। यहाँ पर भी देखिए इसमें कहीं रिंग नहीं लगल है, तो 2 मिथाइल हो जाएगा। 5 कार्बन है तो यहाँ पर क्या लिखा है? पेंटेन, पेंटेन। और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो पेंटेन। पहले साइक्लो लगा कर 2 मिथाइल साइक्लो लिखेंगे, क्योंकि बंद है ना, या बंद श्रृंखला है तो 2 मिथाइल साइक्लो लिखेंगे, तब पेंट करेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए N करेंगे, तब OH के लिए ऑल लगाएंगे, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉल हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉल हो जाएगा। जैसे किसी इसका नाम लिखा है कि साइक्लो, पहले हो गया साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो हेक्स कर दिए, और सिंगल बॉन्ड में OH है तो N करके तब तो OL लगाए हैं, साइक्लो हेक्सनॉल हो गया। उसी प्रकार इसका नाम लिखा है 2 नंबर पर आपका, जैसे यहाँ पे 2 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ जहाँ से OH लगल है वजह से गिना है। यहाँ पे 1 कर दिए, 2 नंबर पर मिथाइल है तो यहाँ 2 कर दिए, इसी 5 को कार्बन है तो यहाँ 5। जहाँ जहाँ कोना होता है वहाँ वहाँ क्या होता है? कार्बन होता है। इसे 2 मिथाइल लिख दिए, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर साइक्लो कर दिए, साइक्लो करके बुझाएगा ना आपको? पेंट, 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 सिंगल बॉन्ड के लिए तब वो कर दिए, OL का ऑल कर दिए, ठीक है ना। इतना ही लिख पा रहे हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं। और ये आप लोग के ही प्रयास से मतलब संभव है कि डिजिटल बोर्ड तक हम जाएं। नेक्स्ट और थोड़ा सी मैं देखते हैं, और कुछ कुछ दिया है तो। और इसमें कुछ तो ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए थोड़ा फिनॉल वाला के देख लेते हैं, फिनॉल वाला के देख लेते हैं यहाँ पे। फिनॉल वाला के देख लेते हैं यहाँ पे। फिनॉल का नामकरण, जैसे देखिए फिनॉल तो डायरेक्ट अगर बेंजीन के अंतर्गत OH लगा है तो उसे क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। अब जहाँ पे बोले देखिए फिनॉल लगल है वो जैसे गिनना होता है तो 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल फिनॉल हो गया, 2 मिथाइल फिनॉल है। आपका हो गया 3 मिथाइल फिनॉल हो सकता है, चाहे इसे मेटा वाला जगह ना मेटा होता है। देखिए बेंजीन जो होता है हम लोग का, जो हम लोग के बेंजीन होता है तो बेंजीन में ऊपर वाला मेन मूलक होता है जहाँ पे फिनॉल लगा होता है, फिर ऑर्थो का जगह होता है, फिर मेटा का जगह होता है, फिर नीचे पारा का जगह होता है। या मेटा के सामने मेटा होगा, ऑर्थो के सामने ऑर्थो होता है, तो ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग के मतलब, और ऑर्थो, यहाँ पे ऑर्थो फिनॉल कर सकते हैं, चाहे 2 मिथाइल फिनॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ फिनॉल लगल है जैसे गिनना है तो 1 2 3 नंबर, 3 नंबर पे आपका मिथाइल है तो 3 मिथाइल फिनॉल करिए, चाहे मेटा मिथाइल फिनॉल करिए। ये आपका देखिए नीचे जहाँ फिनॉल लगा वजह से गिनिए, वजह से गिनिए तो हाई अल्काइल ना 4 नंबर पे आएगा, 4 पे आएगा तो इसे 4 मिथाइल फिनॉल कहेंगे, चाहे पारा मिथाइल फिनॉल कहेंगे।
अब उसी प्रकार यहाँ फिनॉल का और सारा यहाँ पे नामकरण दिखाया है, ठीक ना। उसके बाद फिर ईथर का नामकरण यहाँ पे लिया है, ईथर का नामकरण लिया। देखिए अगला पेज में यहाँ पे ईथर का नामकरण के बारे में यहाँ पे समझाया है। ईथर के नामकरण के लिए देखिए ईथर के नामकरण में आपको थोड़ा बात यही यही खाली देखना है कि देखिए यहाँ पे देखिए CH3 है, क्या है CH3 है, फिर O है, उसके बाद CH3 है ना। तो यहाँ पे पहले ना आपको यहाँ पे देखिए पहले ईथर का नाम लिखा जाता है, और जिसमें कार्बन कम रहेगा वही ईथर जैसा नाम उसमें। यहाँ तो दोनों में कार्बन के बराबर है, इधर भी CH3 इधर भी क्या है आपका CH3 है, इधर भी CH3 है। तो हो जाएगा मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, देखिए मेथॉक्सी लिखा है। और तब यहाँ एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए है तो N। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखिए अगला अगला यहाँ पे देखिए दोनों तरफ C2H5 है, बीच में क्या आपका ईथर के लिए O प्रत्यय लगाया है। तो क्या हो जाएगा देखिए एथॉक्सी हो जाएगा, यानी कि शुरू में लगा देना एथॉक्सी। ईथर का प्रत्यय क्या होता है, ईथर का प्रत्यय ऑक्सी होता है, एथॉक्सी। और तब आपको दो कार्बन है तो एथेन कर लेना है, क्या करना है एथेन कर लेना है। लेकिन तीसरा बात समझिए, तीसरे मेन है आपको यहाँ देखिए ईथर मैंने बोले थे कि दो तरफ अल्काइल रहता है, दोनों अल्काइल बराबर भी हो सकता है। इसमें दोनों तरफ अल्काइल बराबर था, इसमें भी दोनों तरफ अल्काइल बराबर था। लेकिन देखिए तीसरा में यहाँ पर देखिए यहाँ पे CH3 अल्काइल है, लेकिन इधर देखिए यहाँ 3 कार्बन वाले अल्काइल है, 3 कार्बन वाले अल्काइल है। तो बोले जिसमें कार्बन कम रहेगा उसका नाम ईथर के जैसा था, क्या होगा मेथॉक्सी, ठीक है ना। मेथॉक्सी यहाँ पर देखिए है ना 1 मेथॉक्सी किया है, यहाँ 3 कार्बन है तो क्या होगा प्रोपेन क्या होगा प्रोपेन, यानी कि 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी क्या हो जाएगा प्रोपेन। तब पहले 1 मेथॉक्सी ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मेथॉक्सी भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे मेथॉक्सी, या तब कर सकते हैं प्रोपेन। तो जिसमें कार्बन ज्यादा होगा वो अल्केन के जैसा, जिसमें कार्बन कम होगा ईथर के जैसा। पहले नाम ईथर के लिखेंगे तब लिखेंगे अल्केन का नाम। इस तरह से नाम नीचे किया है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा है एथॉक्सी। यहाँ पर देखिए यहाँ इधर 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे क्या लिखा है यहाँ पे एथॉक्सी। इधर देखिए 6 कार्बन है बेंजीन वाला, तो उसे लिखा है बेंजीन, का लिखा है बेंजीन लिखा है। जिसमें कार्बन कम होगा उसका नाम ईथर के जैसा, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसका नाम अल्केन के जैसा लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग नामकरण देख के जाइएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिल कार्बोनिल कार्बोनिल यौगिक से हमको यहाँ पे अपचयन करके ना एल्कोहल बनाना है। तो देखिए एक बार हमको अपचयन अल्डिहाइड का कराना है, एक बार कीटोन का कराना है। जैसे आपके एग्जाम में ना यहाँ पे अल्डिहाइड से एल्कोहल बनाने के लिए दे देगा, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है अपचयन करेंगे, अवकरण कर देंगे। अवकरण कराने के लिए NCERT साफ साफ लिखा है यहाँ पे, कि लिखा है कि यहाँ पे देखिए कि अल्डिहाइड अल्डिहाइड, एक सेकेंड थोड़ा सा पेज बड़ा करते हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए अल्डिहाइड है कीटोन, तो यहाँ पे लिखा है कि अल्डिहाइड कीटोन उत्प्रेरक, यहाँ पे उत्प्रेरक भी एक में कौन सा उत्प्रेरक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक है। यह आपका सोडियम, ठीक ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड उत्प्रेरक है। तो जब यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन को चाहे कुछ और भी उत्प्रेरक यहाँ पे देखिए लिखा है, प्लेटिनियम है, पैलेडियम है, निकेल है, ये सब लिखा है ना यहाँ पे, प्लेटिनियम पैलेडियम निकेल है, ये सब उत्प्रेरक का यूज कर सकते हैं आप लोग। मतलब अवकरण कराने में जहाँ भी अवकरण का बात आए तो प्लेटिनियम पैलेडियम निकेल आपको, ठीक है ना, फिर से सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सब उत्प्रेरक का यूज करके प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल बना सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बनाया गया है, ये आपका अल्डिहाइड है, CHO लगा होता है। अल्डिहाइड का प्रत्यय क्या होता है CHO होता है, क्या होता है CHO होता है, इसमें अल्डिहाइड लगा है। इसको देखिए अवकरण बोले तो हाइड्रोजन से रिएक्शन, और प्लेडियम धातु की उपस्थिति में अवकरण करा दिए, अवकरण करा दिए तो क्या बन गया यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल बन गया। एगो यहाँ पे 2 OH है तो एगो OH CH में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा CH2, और एगो OH OH में जोड़ेंगे तो क्या होगा OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आगे, एक कीटोन है आपका ना, कीटोन में क्या होता है, कीटोन में इस तरह से श्रृंखला इस तरह से फॉर्मेट होते हैं, इस तरह से फॉर्मेट आता है आपका, यह कीटोन का होता है। इसको भी क्या किया अवकरण किया है, क्या किया सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अवकरण किया है। जब इसको अवकरण करेंगे तो एक हाइड्रोजन को कार्बन के पास जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जोड़ेंगे तो क्या होगा OH हो जाएगा, क्या होगा OH होगा। तो हम लोग को क्या बन गया यहाँ पे देखिए, यह हमको ना यह देखिए जब अल्डिहाइड को हम अवकरण किए तो प्राथमिक एल्कोहल बना, और जब कीटोन को अवकरण किए तो कौन सा एल्कोहल बना द्वितीयक एल्कोहल बना, यानी कि 2 नंबर पर आ रहा है एल्कोहल ना, 2 नंबर पे एल्कोहल आ रहा है, तो आपका द्वितीयक एल्कोहल बना। कौन सा एल्कोहल बना द्वितीयक एल्कोहल बना। चाहे यहाँ पे लिखा भी है NCERT में, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अल्डिहाइड और कीटोन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अवकरण कराया जाता है तो
यहाँ पर द्वितीयक ना, यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे नीचे लिखा है, नीचे लिखा है, यहाँ पर नीचे लिखा है देखिए कि अल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देता है, जबकि कीटोन जो है ना द्वितीयक एल्कोहल देता है। लिखा है ना बातें कि जब हम लोग अल्डिहाइड का अवकरण करेंगे, अल्डिहाइड का करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल है, कीटोन के करेंगे तो कौन सा मिलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसको अवकरण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अवकरण किया जा रहा है। तो क्या मिल रहा है आपको, एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए एस्टर हो गया, मैंने सॉरी सर, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखा है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक महंगा अभिकर्मक है। कैसा अभिकर्मक होता है, एक महंगा अभिकर्मक होता है। और यहाँ पर फिर इसको अवकरण कर रहे हैं तो यहाँ पे एस्टर मिल रहा है। फिर एस्टर को दोबारा इसे हाइड्रोजनीकरण किया जा रहा है, तो फिर इसे हम लोग को प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जा रहा है। ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर हेडिंग लगाया है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का अपचयन। जब यहाँ पे देखिए हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल सीधा मिल जा रहा है। यहाँ पे फिर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को ठीक ना एल्कोहल के साथ में इसको अपचयन करें तो एस्टर मिला, फिर ना एस्टर को हम अपचयन किए तो एल्कोहल मिला। तो आपके एग्जाम में एस्टर से अगर पूछेगा, अगर एस्टर से पूछता है कि एस्टर से हमको एल्कोहल बनाइए, तो डायरेक्ट एस्टर को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ अपचयन करा देंगे तो एल्कोहल हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ग्रिग्नार अभिकर्मक से भी है। यहाँ ग्रिग्नार अभिकर्मक जैसे आपका देखिए क्या है, कीटोन हो गया, यानी कि यहाँ इधर अल्काइल लगा देते, इधर अल्काइल लगा देते, C डबल बॉन्ड है। ये आपका ग्रिग्नार अभिकर्मक है, ग्रिग्नार अभिकर्मक है। इसको क्या करेंगे, यानी कि मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव, अल्काइल डेल्टा नेगेटिव होता है। अब इसमें रिएक्ट करा लेंगे। रिएक्ट कराने के बाद ये वो सबको इसमें जोड़ दिया जाता है। सबको जोड़ देंगे तो योगात्मक उत्पाद चाहे योगशील उत्पाद प्राप्त हो जाएगी। क्या होगा, योगशील उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए योगशील उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम ना इसको प्राप्त कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एल्कोहल देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री प्राप्त कर लेंगे यहाँ पे। तो लिखिए यहाँ पे देखिए कैसे प्राप्त किया जाता है। जैसे अल्डिहाइड है और ये आपका RMgX, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। और जब इस सबको इस दूसरे में जोड़ देंगे तो यहाँ पे मिलेगा योगशील उत्पाद। आप पुनः इसे जल के साथ अपघटित करेंगे तो क्या मिलेगा, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। आप लोग एक बार इसे देख लीजिए। ये अल्डिहाइड है और RMgX को सबको इसी में जोड़ा गया है। देखिए सबको इसमें जोड़ दिया गया तो RCH2O और MgX प्राप्त हो गया, एक योगशील उत्पाद प्राप्त हो गया। आप लोग इसे कलम से लिख के कॉपी पर प्रयास करिएगा कि कैसे बना। देखिए थोड़ा जूम कर दिए यहाँ पे। तो ये आपका अल्डिहाइड है, एक आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और दोनों का आपस में से जोड़ा गया तो क्या मिला हम लोग को, एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त हो गया। आप पुनः जल के साथ अपघटित किए हैं तो अब हम लोग के प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। तो याद रखिएगा, अल्डिहाइड को ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करा के योगात्मक उत्पाद पुनः उसे प्राथमिक एल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार अल्डिहाइड दोबारा नीचे लिखा है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। ये आपका मतलब हो सकता है अल्काइल के कार्बन बढ़ाएंगे तो यहाँ हो सकता है एथेनॉल अल्डिहाइड, प्रोपेनॉल अल्डिहाइड हो सकता है। आप पुनः इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे तो योगशील उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से फिर हम लोग द्वितीयक एल्कोहल भी बना सकते हैं, यानी द्वितीयक एल्कोहल भी बना सकते हैं। नीचे उसी प्रकार देखिए कीटोन से बनाया है कि कीटोन को ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कराकर योगशील उत्पाद बनाया है, पुनः जल के साथ अपघटित करके यहाँ पे ना तृतीयक एल्कोहल प्राप्त किया है। आपको खाली इतना बात याद रखना है कि जब फॉर्मल्डिहाइड जो यानी कि जिसमें कार्बन संख्या 1 होता है, फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो योगशील उत्पाद बनेगा। फिर जल से अपघटित करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा जी। लेकिन जब हम लोग ठीक ना कार्बन संख्या अल्डिहाइड में बढ़ा देंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल मिल रहा है। लेकिन कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा करके यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल बनाया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में इसको पूछना होगा तो पूछ लेगा कि यानी कि हम लोग के जो फॉर्मल्डिहाइड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन सा एल्कोहल देता है, तो 1 डिग्री एल्कोहल देता है। लेकिन हम लोग के एथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल अल्डिहाइड जो होगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 2 डिग्री एल्कोहल देता है। कौन सा एल्कोहल देता है, 2 डिग्री। हम लोग के 2 डिग्री एल्कोहल देता है, या 2 डिग्री एल्कोहल देता है। कौन सा एल्कोहल देता है सर, 2 या 2 डिग्री एल्कोहल देता है, या 2 डिग्री एल्कोहल देता है, 2 डिग्री देता है। लेकिन कीटोन को जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को 3 डिग्री एल्कोहल देता है। कौन सा एल्कोहल देता है, 3 डिग्री एल्कोहल देता है। अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप लोग निकाल के साथ सुनते तो सारा ज़्यादा बेटर रहता है, सुनते साथ तो
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे ना लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में संभवतः उत्पाद की संरचना और आयुपेशी नाम लिखना है। यहाँ पे ना इसका आयुपेशी नाम लिखना है आप लोग। आयुपेशी नाम तो आराम से लिख लीजिएगा। यहाँ पे कार्बन संख्या गिन लेना है। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन कर दिया, 1 नंबर पे अल्कोहल है 1 ऑल कर दिया। यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑल है, 3 कार्बन है, 2 नंबर पे OH लगा था 2 ऑल कर दिया। यहाँ पे इसे सीधा सीधा से गिन लेना है। 3 कार्बन है, सीधा सीधा गिन लेंगे 3 कार्बन है। 2 नंबर पे क्या लगा है, 2 नंबर पे आपको लगा है अल्काइल लगा है। देखिए 2 नंबर पर अल्काइल लगा तो 2 मिथाइल हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। ये तो सामान्य नाम है, आराम से कर लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ फिनॉल का निर्माण के बारे में दिया है कि फिनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो फिनॉल के निर्माण के लिए देखिए लिखा है कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहिए जी, ठीक है ना। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को 623 केल्विन ताप पर 320 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। चलिए पहले इसका रिएक्शन दिखाते हैं आप लोग को। यह देखिए रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है, इसका रिएक्शन आपको दिखाते हैं, समझाते हैं इसका रिएक्शन आ जाइए। हाँ ए वाला है, थोड़ा जूम करते हैं इसको। एक ऐसा हो गया सर, ये तो पेज हम लोग के उल्टा में हो गया है जी। ये तो पेज है इसका, इधर किधर से इसको टर्न करें। रोटेशनल तो खुला है, टर्न हो नहीं रही है। भाई साहब इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। टर्न नहीं हो रहा है PDF, इसमें PDF जो होता है टर्न नहीं हो रहा है, लेकिन रिएक्शन सब अच्छा अच्छा है सर। मोबाइल घुमा के पढ़ लीजिए। देखिए इसमें ये हो गया क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 623 केल्विन ताप 300 एटीएम दाब पर जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। क्या करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। अब पुनः इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, फिनॉल प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, फिनॉल प्राप्त करते हैं, ठीक ना। पुनः इसे क्या करते हैं, फिनॉल प्राप्त करते हैं। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे फिनॉल बनाने के पहला विधि है कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड को के साथ 623 केल्विन ताप पर 300 एटीएम दाब पर अभिक्रिया करा के सोडियम फिनॉक्साइड पुनः उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, फिनॉल प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, फिनॉल प्राप्त करते हैं। और इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग का है यहाँ पे ए बेंजीन हो गया। जब बेंजीन को ओलियम के साथ क्या करते हैं, इसको हम रिएक्शन कराते हैं। जब ओलियम के साथ इसको यानी कि बेंजीन को ओलियम के द्वारा हम सल्फोनीकरण कराते हैं तो यह सल्फोबेंजीन प्राप्त हो रहा है। और सल्फोबेंजीन को पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। क्या करता है, फिनॉल प्राप्त होता है। आपके देखिए एग्जाम में अगर यहाँ पे फिनॉल बनाने के लिए देगा, या तो हो सकता है क्लोरोबेंजीन से दे दें, तो क्लोरोबेंजीन से दे देते हैं। टेम्परेचर याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और 623 केल्विन ताप पर 300 एटीएम ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। एक बेंजीन से बनाते हैं तो बेंजीन से बनाने के लिए ओलियम से रिएक्शन करा के बनाएंगे। यहाँ पे ना सल्फोबेंजीन और दोबारा सल्फोबेंजीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड से गर्म करके फिनॉल प्राप्त कर लेंगे। तो दोनों रिएक्शन याद रखिएगा। नीचे फिनॉल बनाने का और सारा रिएक्शन है, डाइजोनियम भी है। क्या है, डाइजोनियम है, यानी कि डाइजोनियम से भी फिनॉल बना सकते हैं। पहले एनिलीन को उठाएंगे, एनिलीन को क्या करेंगे, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के डाइजोनियम लवण, और डाइजोनियम लवण को जल के साथ अभिक्रिया करा के फिनॉल प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ उसमें डाइनाइट्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलेगी। डाइनाइट्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगी, बाहर निकलेगी। डाइनाइट्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलेगी। आ रहा बात समझ में। यानी कि एनिलीन से पहला डाइजोनियम लवण, और डाइजोनियम लवण को जल के साथ जल रख देंगे, यानी कि जल को उपस्थिति में रखेंगे तो दे देगा फिनॉल, देगा क्या देगा, फिनॉल दे देगा। फिर उसके बाद है क्यूमिन अभिक्रिया। क्यूमिन अभिक्रिया ज्यादातर एग्जाम में तो नहीं पूछता, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। क्यूमिन अभिक्रिया क्यूमिन के अंतर्गत होते हैं, यहाँ पे देखिए 3 अल्काइल समूह अलग अलग बेंजीन एरोमेटिक के अंतर्गत है। और डाइऑक्सीजन के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड दे रहा है, पुनः इसे जल के साथ ठीक ना तनुकरण कर दिया जा रहा है तो फिनॉल दे रहा है। क्या दे रहा है, फिनॉल दे रहा है। तो रिएक्शन आप लोग देख लीजिएगा, क्यूमिन रिएक्शन है। क्या है, क्यूमिन रिएक्शन है। यानी कि क्यूमिन को जब क्यूमिन के अंतर्गत देखिए यहाँ पे लिखा है ना 3 अल्काइल समूह जुड़ा है, तो
उसे क्यूमिन नाम दिया जा रहा है। एरोमेटिक के अंतर्गत 3 अल्काइल समूह जुड़ा है तो उसे क्यूमिन नाम दे रहे हैं। इसे पुनः जिसे क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड है, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड दे रहा है ऑक्सीजन को प्रेजेंस में। आप पुनः जल के साथ अनुकरण करने पर क्या दे रहा है, फिनॉल दे रहा है। क्या दे रहा है, फिनॉल दे रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। चलिए आगे देखिए, समझाते हैं। एट पेज, चलिए आ जाइए। ये बातें था पेज हम लोग को। यहाँ पे अब हम लोग भौतिक गुण निकालेंगे, भौतिक गुण के बारे में चेक करेंगे, भौतिक गुण क्या होता है। और यहाँ पे कुछ कुछ रिएक्शन भी लिखा है, ठीक ना, कुछ कुछ रिएक्शन जैसे लिखा है कि ये अभिक्रिया क्या होगी। अब यहाँ पे अल्डिहाइड का रिएक्शन है सोडियम, ठीक ना, बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में इसको अवकरण करना है। अवकरण करेंगे तो हम लोग का द्वितीयक एल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए कीटोन दिया है, तो ये भी हम लोग को कीटोन दिया है तो तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा। क्या देगा, तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे तृतीयक फिनॉल का निर्माण करेगा, फिनॉल बना देगा। अब यहाँ पे भौतिक गुण है, क्या है, भौतिक गुण है। तो एल्कोहल फिनॉल का भौतिक गुण है। अगर एल्कोहल फिनॉल में देखें तो सामान्य तौर से कार्बन संख्या 1 से लेकर 4 तक इसमें द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ाएंगे तो उनकी प्रकृति चेंज हो जाती है। तो यहाँ देखिए इसके बारे में दिया कि एल्कोहल फिनॉल 2 भागों में है। एल्कोहल फिनॉल का समूह, यहाँ पे भौतिक गुण में आप खाली इतने बातें समझिए ना सर, कि भौतिक गुण में शुरुआती में जो कार्बन नंबर रहती है, कार्बन 1 से लेकर 4 तक द्रवावस्था में होती है। कार्बन संख्या बढ़ा देते हैं तो इसकी नेचर में बदल जाती है, इसकी प्रकृति बदल जाती है। थोड़ा क्वथनांक के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे इसका क्वथनांक के बारे में लिखा है, एल्कोहल फिनॉल का क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ वान वाल बलों में वृद्धि बढ़ने लगती है। और एल्कोहलों की संख्या शाखन के बढ़ने के साथ साथ उनके पृष्ठ क्षेत्रफल के वान वाल बलों में कमी होने के कारण क्वथनांक कम हो जाती है। और देखिए अगर कार्बन संख्या बढ़ेगा तो हमारे एल्कोहल फिनॉल में कार्बन संख्या वृद्धि होगा तो वान वाल बल में क्या होगा, वृद्धि होगा। एल्कोहल में कार्बन संख्या बढ़ेगा तो, लेकिन वहाँ पे शाखन श्रृंखला बढ़ेगा, यानी कि शाखन बोले तो अल्काइल समूह, अगर मतलब बहुत सारा अल्काइल समूह बढ़ने लगा तो वहाँ वान वाल बल में क्या होगा, कमी हो जाएगा। क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो ऐसे वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है यहाँ पे। जो बताइए वान वाल बल में अगर कमी होगा तो क्वथनांक में क्या होगा, क्वथनांक में कमी है। वान वाल बल यहाँ बढ़ेगा तो क्वथनांक में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्वथनांक में क्या होगा, वृद्धि हो गया। तो इस तरह से बातें आप लोग को यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे दिया भी है एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे एल्कोहल है, इसका यहाँ पर देखिए क्वथनांक लिखा है 300 कितना 51 केल्विन है। यहाँ पर देखिए 2 अल्काइल समूह बढ़ गया तो इसका क्वथनांक देखिए घट गया ना। यहाँ पे अल्काइल समूह बढ़ने पर क्वथनांक इसका क्या हो गया, घट गया। यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए अल्काइल समूह बढ़ गया। यहाँ पे देखिए ये बातें आपको समझाया है कि प्राथमिक एल्कोहल है, यहाँ द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है, प्राथमिक एल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होता है। और तृतीयक एल्कोहल है ना, यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल का क्वथनांक देखिए 200 कितना 31 है, जबकि 248 है द्वितीयक एल्कोहल का। तो सबसे कम क्वथनांक किसका होता है, आपका तृतीयक एल्कोहल का होता है। किसका होता है, तृतीयक एल्कोहल का होता है। अब यहाँ पे विलियाता है, एल्कोहल के विलियाता के बारे में दिया है कि एल्कोहल का विलियाता क्या है, एल्कोहल का विलियाता है। तो एल्कोहल जो होता है ना हम लोग का, एल्कोहल CH3OH जो एल्कोहल है हम लोग का, एल्कोहल जो है CH3OH है। एल्कोहल हम लोग के ध्रुवीय बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है, पोलर बंध बनाता है। और यह जल के अंदर क्या होता है, विलय होता है। जल में विलय होता है। यहाँ साफ साफ NCERT लिखा है कि एल्कोहल फिनॉल जल के अंदर विलयता उनके जल के अणुओं के साथ हाइड्रो बंध बनाने की क्षमता के कारण दिखाया जाता है। यानी कि जल में विलय होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों पोलर बॉन्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसके चलते जल में विलय हो जाते हैं और जल में विलय होते हैं। लेकिन जब कार्बन संख्या एल्कोहल में भी बढ़ा देते हैं, फिनॉल के अंदर बढ़ा देते हैं, जल के अंदर इसकी विलयता क्या होती है, घट जाती है। जल के अंदर विलयता इसकी क्या होती है, घट जाती है। तो शुरुआती हम लोग के जो होते हैं एल्कोहल होते हैं, जैसे मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ये सब जल के अंदर विलय होते हैं। लेकिन कार्बन संख्या जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो इनकी विलयता क्या होती है, घट जाती है। विलयता क्या होती है, घट जाती है। और नीचे रासायनिक अभिक्रिया है एल्कोहल का। एल्कोहल के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में यहाँ पे समझाया गया कि क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया होता है। इलेक्ट्रॉन ड्रागी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के राबी अभिक्रिया दिखा रहा है। चलिए आगे आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे।
एल्कोहल और फिनॉल की अम्लता। तो पहले यहाँ पर देखिए, जब एल्कोहल को सोडियम धातु से विक्रिया करा रहे हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो रहा है। और जब यहाँ पे फिनॉल को सोडियम धातु से विक्रिया करा रहे हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एल्कोहल है, एल्कोहल को सोडियम धातु से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है सोडियम एल्कोक्साइड, सॉरी सर, सोडियम एल्कोक्साइड मिल रहा है। लिखा है ना कि जैसे मान लो एल्कोहल को सोडियम धातु से, धातुओं के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल को चाहे फिनॉल को, दोनों को कराना है। तो जब हम एल्कोहल को सोडियम धातु से विक्रिया कराएंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड, और जब यहाँ पे हम फिनॉल को सोडियम धातु से विक्रिया कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम में यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है एल्कोहल के अम्लता के बारे में। तो एल्कोहल के अम्लता के बारे में यहाँ पे पूछा है कि एल्कोहल अम्लीय प्रकृति की होती है और OH आबंध के कारण OH आबंध के कारण इलेक्ट्रॉन विमोचन, जो दाता समूह है वो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है? बढ़ा देता है, जिसमें OH आबंध की ध्रुवता कम हो जाती है। इससे अम्लता सामर्थ्य न कम हो जाता है। अम्लता सामर्थ्य क्या होता है? कम हो जाता है। और इसके कारण एल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य निम्नलिखित क्रम में घटती है। क्या होता है? निम्नलिखित क्रम में क्या होती है? घटती है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय जो होता है ना, प्राथमिक एल्कोहल होता है। क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल। उसके बाद होता है द्वितीयक एल्कोहल। सबसे कम अम्लीय कौन होता है? तृतीयक एल्कोहल। तो अम्लता का अगर क्रम पूछेगा एल्कोहल फिनॉल में, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, दिया हुआ क्वेश्चन है जी। तो अम्लता के क्रम पूछेगा तो सबसे अधिक अम्लीय हम लोग का होगा प्राथमिक एल्कोहल। अच्छा, प्राथमिक एल्कोहल के क्वथनांक भी ज़्यादा होता है तृतीयक एल्कोहल से, और अम्लीय भी ज़्यादा होता है, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय है, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल थोड़ा सा कम अम्लीय है, और सबसे कम अम्लीय होता है तृतीयक एल्कोहल। और तृतीयक एल्कोहल का क्वथनांक भी क्या होता है? तृतीयक एल्कोहल का क्वथनांक भी सबसे कम होता है। तृतीयक एल्कोहल का क्वथनांक भी सबसे क्या होता है? कम होता है, कम होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक ना, कि रुक जाइए थोड़ा सा। अब देखिए, कहता पी के, यह हम लोग का ना वियोजन, यह पी के ए जो है ये हम लोग के वियोजन क्षमता को दर्शाता है। और जो वियोजन क्षमता, कहते वियोजन क्षमता, कहते इसका मान जितना अधिक होगा अम्लता उतना ही क्या होगा? अम्लता उतना ही दुर्बल होगा। क्या होगा? दुर्बल होगा। और यहाँ पे बहुत सारा अम्ल को लिख करके उसका पी के जो वियोजन क्षमता है दर्शाया है। यहाँ पे वियोजन क्षमता दर्शाया, यानी कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के 7.2 लिखा है। मेटा नाइट्रोफिनॉल के क्या लिखा है? यहाँ पे मेटा नाइट्रोफिनॉल के देखिए 8.3 लिखा है, 8.3 लिखा है। फिर पारा नाइट्रोफिनॉल के लिखा है 7.1 लिखा है। यहाँ पर देखिए मेटा नाइट्रोफिनॉल का अम्लता यानी कि पीके का मान ज़्यादा है, तो मेटा नाइट्रो पर ज़्यादा रहेगा तो उसके बताइए वो सबसे दुर्बल होगा। क्या होगा? दुर्बल होगा, यानी कि ऑर्थो नाइट्रो वाला ज़्यादा प्रबल होगा। जेकर पीके का वैल्यू ज़्यादा होगा वो ज़्यादा आपका दुर्बल होगा। क्या होगा? ज़्यादा दुर्बल होगा। और सबसे 15.9, देखिए समान एल्कोहल है ना, समान एल्कोहल है, C2H5OH है। इसका वियोजन, जो वियोजन है आपका, वियोजन परिणाम है 15.9 है। तो सबसे ज़्यादा प्रबल है, सबसे ज़्यादा अम्लीय है। क्या है? सबसे ज़्यादा अम्लीय है। तो याद रखिएगा, इस समान एल्कोहल जो होता है ना आपका ऑर्थोनाइट्रो, जो फिनॉल है, फिनॉल से भी, यानी कि फिनॉल का देखिए 10 है, फिनॉल का क्या है? 10 है। फिनॉल का आपका देखिए यहाँ पे आपका जो वियोजन से, वियोजन आपका वियोजन एंथैल्पी है, कहिए उसको वियोजन से, वियोजन परिणाम है तो 10 है आपका। कितना है? 10 है सर। जब 10 है यहाँ पे, जब 10 है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 है तो यहाँ फिनॉल जो है हम लोग का, फिनॉल के बाद देखिए ऑर्थोफिनॉल है और मेटाफिनॉल है, पाराफिनॉल है। ये सब का अम्लता जो है ना हम लोग के, ये सब का अम्लता है फिनॉल से क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा अम्लीय जो है एथनॉल है। एथनॉल जो है इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सबसे ज़्यादा कम अम्लीय है, कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय है, यहाँ से आपको पता चल जाएगी। चलिए देखिए, फिर इसके बाद है एस्टरीकरण है। जब एल्कोहल को एस्टरीकरण करते हैं, एस्टरीकरण करते हैं किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करते हैं। यानी कि जब अल्काइल एल्कोहल को, प्राथमिक एल्कोहल को यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ एस्टरीकरण किया जाता है तब हम लोग को एस्टर प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एस्टर प्राप्त होती है। यहाँ पे एस्टर बन रहा है। क्या बन रहा है? एस्टर बन रहा है। और यहाँ पे फिर लिखा है कि प्राथमिक एल्कोहल को ये हम लोग को ना भाई साहब किसके साथ है? एमाइड के साथ, एन हाइड्राइड इसको बोलते हैं। पिरिडीन की उपस्थिति में कर रहे हैं तब जाके हम लोग को फिर यहाँ पे कह रहा एस्टर ही हम लोग को देता है। क्या देता है? एस्टर देता है, एस्टर देता है, या कीटोन से मूलक प्राप्त हो रही है सर। तो एस्टरीकरण में आपको ये बातें याद रखनी है जो सबसे ज़्यादा पूछा है, कि मतलब अल्काइल एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, ठीक ना, एस्टरीकरण करेंगे तो एस्टर प्राप्त होगा। क्या होगा? एस्टर प्राप्त होगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे ठीक ना, सैलिसाइलिक अम्ल है। सैलिसाइलिक अम्ल है जब देखिए एरोमेटिक श्रृंखला के अंतर्गत COOH OH समूह देखने के लिए मिले तो सैलिसाइलिक अम्ल होता है। और सैलिसाइलिक अम्ल को यहाँ पे लिखा है, सैलिसाइलिक अम्ल को ठीक ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ विस्थापित और एल्कोहल फिनॉल के साथ एसिटिलीनीकरण है ना, एसिटिलीनीकरण तनुकरण किया जाता है तो एसिटिली सैलिसाइलिक अम्ल अच्छा एस्प्रिन प्राप्त होती है। ऐसे तो ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा है, इस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस नहीं करनी है, ना ध्यान देनी है ज़्यादातर। यहाँ पर देखिए एल्कोहल के नाम, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ एल्कोहल का अभिक्रिया, हाइड्रोजन हेलाइड के जैसे यहाँ पे एल्कोहल है और इसे हेलोजनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हेलोल्केन प्राप्त होता है। क्या होता है? हेलोल्केन प्राप्त होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकास परीक्षण भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा है ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, चाहे पूछा है कि ल्यूकास परीक्षण के लिए किसका यूज किया जाता है। ल्यूकास परीक्षण के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है। ल्यूकास परीक्षण के लिए किसका यूज किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है। ल्यूकास परीक्षण के लिए किस विलय का यूज होता है? तो ल्यूकास परीक्षण एल्कोहलों का परीक्षण करता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि इन तीन वर्गों एल्कोहलों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनको विभेद किया जाता है। ठीक ना, यानी कि उनके जैसे मान लो कोई एल्कोहल है, 3 एल्कोहल होता है ना, प्राथमिक एल्कोहल यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, तो उनको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो उसका परीक्षण करेंगे, विभेद करेंगे, अंतर करेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं? ल्यूकास परीक्षण करते हैं। इसके लिए कौन कौन यूज किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यूज करेंगे, जिंक क्लोराइड को यूज किया जाता है विलायक के रूप में। और यहाँ पे देखिए फास्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ अभिक्रिया है। और ये पिछले मतलब चैप्टर में इस सब के बारे में अभिक्रिया नीचे दिया हुआ था। अभी ये आगे इसके PDF हम लिए हैं तो आप लोग को बताते हैं एक बारे में। यहाँ पर देखिए निर्जलीकरण है, ये बहुत रिएक्शन बहुत जरूरी है कि जब हम लोग को देखिए यहाँ पे एल्कोहल को ठीक ना, जब हम एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे कर सकते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल जो है H3PO4 है, प्रोटियम निर्जलीकरण करते हैं तो हम लोग को देखिए अल्कीन मिल जाता है। यानी कि जब भी हम लोग को जैसे मान के चलिए C2H5 OH है, एक से अल्कीन बनाना होगा तो क्या करेंगे? उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में H3PO4 की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे? गर्म कर देंगे तो यहाँ से न जल कणों को विस्थापित करके डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा, अल्कीन बना लेगा। क्या बना लेगा? अल्कीन बना लेगा। इसी को एल्कोहल का क्या कर दे? निर्जलन या निर्जलीकरण करेंगे। क्या करें? निर्जलन या निर्जलीकरण के नाम से इसको जानेंगे। यहाँ पर लिखा है कि निर्जलित होने के बाद जल के अणुओं को निष्कासन करके अल्कीन देता है। क्या देता है? अल्कीन देता है। और यहाँ पर देखिए ये वाला रिएक्शन थोड़ा देख लीजिए। देखिए जब यहाँ पे जैसे इथाइल एल्कोहल है, इसको 443 केल्विन ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो एथेनॉल का निर्जलन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए एथिन बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में जल कणु प्राप्त हो रही है। जल कणु का हो रही है? प्राप्त हो रही है। तो यह बातें आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये चैप्टर नंबर 10 के PDF से चैप्टर नंबर 10 में ये सब के सब अल्काइल एल्कोहल का रिएक्शन है। अल्काइल एल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन है। अल्काइल एल्कोहल को देखिए जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में है ना, यही आपका क्या जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में है तो क्या दे रहा है हम लोग को? जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में देते हैं क्लोरो अल्केन दे रहा है। इसी को तो कहते हैं ल्यूकास परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकास परीक्षण। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक क्लोराइड लिया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकास परीक्षण बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फिर एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल साथ अभिक्रिया तो ब्रोमो अल्केन प्राप्त हो रही है। फिर इसको फास्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ अभिक्रिया है। तो ये आपको चैप्टर नंबर 10 में थी, हेलोल्केन हेलोरीन का चैप्टर है, वहाँ से PDF सारे आप लोग को निकाल के लिए हैं। यह एल्कोहल का सारा रिएक्शन है। एल्कोहल को मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? फास्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ अभिक्रिया पेंटाक्लोराइड के साथ हेलोजन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? प्लस में थायोनिल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ये बातें आप लोग को देख लेनी है। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग को अगला समझाते हैं। अगला PDF हम लोग के था ये बातें, चलिए समझिए। यहाँ पे देखिए आपका 2 डिग्री एल्कोहल को लिखा है कि द्वितीय तृतीय एल्कोहल है। जैसे तृतीय एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल है। जब द्वितीय एल्कोहल को 85% H3PO4 की उपस्थिति में 440 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तब हम लोग को देखिए यहाँ प्रोपीन बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोपीन प्राप्त हो जा रहा है। ये रिएक्शन आप देख के जाइए, ठीक ना। एग्जाम में मतलब सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव के तौर पर उठा लेगा, इतना चीज़ें दे देगा, पूछेगा कि क्या प्राप्त होगा इधर, तो प्रोपीन बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रोपीन बन जाएगा। ये आपका तृतीय एल्कोहल है। इसको 20% H3PO4 की उपस्थिति में 358 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है
गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हम लोग को प्राप्त हो रहा है 1 2 3 कार्बन है। पहले तो इधर से हम लोग गिन लेंगे, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो हो जाएगा आपका 2 मिथाइल। 2 मिथाइल हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्या होगा, प्रोपीन होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन होगा। तो यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन क्या दिया है, एल्कोहल के सापेक्ष में निर्जलन की सुगमता का क्रम इस प्रकार है। सबसे अधिक निर्जलन का सुगमता तृतीयक एल्कोहल का होता है, तब द्वितीय का होता है, फिर प्राथमिक एल्कोहल का होता है। निर्जलता का सुगमता के बारे में दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऑक्सीकरण के बारे में देख दिया है, क्या दिया है, ऑक्सीकरण 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 के बारे में दिया है। ऑक्सीकरण के बारे में, जब एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराया जाता है तो इस तरह से हम लोग के वहाँ पे क्या, एल्कोहल का ऑक्सीकरण के बाद OH जो है ना CH आबंधों का विदलन हो जाता है। क्या होता है, विदलन टूट जाता है। वहाँ पे जो CH आबंध है वो इस पर ये वाला बंध जो है ना ऑक्सीकरण कराने के बाद क्या होता है, टूट जाता है। हो सके जल कणों को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, और उसी को बोलते हैं बी हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी हाइड्रोजन अभिक्रिया बोलते हैं। उसे बी हाइड्रोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी हाइड्रोजन अभिक्रिया के नाम से उसको जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराते हैं तो वहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ जल कणु विस्थापित होगा और देगा हमको अल्डिहाइड देगा। क्या देगा, अल्डिहाइड देगा। अब पुनः इसका हम लोग अल्डिहाइड को क्या करेंगे, इसको हम ऑक्सीकरण करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। क्या देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे समझा रहा था, वही बात यहाँ पे समझाया गया था। ठीक है ना। बी हाइड्रोजन अभिक्रिया में जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, जल कणु विस्थापित होगा और एच जो CH आबंध है उसका विदलन हो जाएगा, और उसी को बोलेंगे बी हाइड्रोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बी हाइड्रोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और यहाँ पे जो है कि जिस मान लो हम लोग प्राथमिक एल्कोहल है इसको ऑक्सीकरण करा दिए तो अल्डिहाइड बना, अल्डिहाइड को ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग ये प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है, यहाँ उत्प्रेरक के रूप में लिखा है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लिया है। इससे हमको ऑक्सीकरण करा के यहाँ पे मतलब बेंजीन मतलब अल्काइल अल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, अल्काइल अल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे दिया है, रिएक्शन दिया है हम लोग को। फिर उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग द्वितीयक एल्कोहल के द्वारा क्रोमियम, ठीक ना, क्रोमियम एनहाइड्राइड कहिए, एनहाइड्राइड की उपस्थिति में यहाँ पे हम कीटोन प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कीटोन प्राप्त कर रहे हैं। ये वाला रिएक्शन थोड़ा आप लोग को ध्यान देनी है। ये बातें जो दिया है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए प्राथमिक एल्कोहल है, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर यहाँ पे अल्काइल मतलब अल्काइल अल्डिहाइड बन रहा है। यहाँ द्वितीयक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर सेम उत्प्रेरक एकदम सेम टू, कॉपर उपस्थिति 573, कॉपर उपस्थिति 573, कॉपर उपस्थिति 573। यहाँ प्राथमिक एल्कोहल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी कि शुरुआत में क्या है सर, शुरुआत में हम लोग देखिए प्राथमिक एल्कोहल है, यहाँ द्वितीयक एल्कोहल है, यहाँ तृतीयक एल्कोहल है, प्रेजेंस सब में समान है। तो यानी कि जब प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर 573 पे तो हम लोग को बनेगा आपका प्राथमिक यानी कि अल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। यहाँ द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति 573 केल्विन ताप पर तो हम लोग को कीटोन बन रहा है। तृतीयक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति 573 केल्विन ताप पे तो यहाँ पर देखिए हम लोग को प्राप्त हो रहा है। इसको हम क्या कर सके, गिन लीजिए, यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है और 2 नंबर पर मिथाइल लग रहा है तो 2 मिथाइल प्रोपिन बन रहा है। 2 मिथाइल का बना प्रोपिन बन रहा है। तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है कि जब तृतीयक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते तो क्या बनता है, द्वितीयक एल्कोहल को 573 केल्विन ताप पर कॉपर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते तो क्या बनता है। ये सब बातें आप लोग को देख के जानी है। ठीक है ना। ये आपको सीधा सीधा एग्जाम में छपने वाला चीज़ है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको एकदम, ठीक है ना, एकदम पूछ लेगा, दिमाग पर सेट कर लीजिए उसको। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद देखिए यहाँ पे फिनॉल का नाइट्रोकरण है। फिनॉल का क्या है, नाइट्रोकरण है। जब फिनॉल को हम लोग तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोकरण करते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होती है। तो समान रिएक्शन आराम से नाइट्रीकरण कर लेंगे। जब फिनॉल को, ठीक ना, फिनॉल को यहाँ पे लिखा है कि जब निम्न ताप पर 298 केल्विन ताप पर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनॉल के नाइट्रोकरण से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल के क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होती है, ऑर्थो पारा नाइट्रो का फिनॉल। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए फिनॉल का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ जब करेंगे, फिनॉल का यहाँ पे हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करेंगे, नाइट्रीकरण करेंगे तो ये मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, या इसी को हम लोग कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो को पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। तो जब फिनॉल को सांद्र यानी कि जब तनु के साथ करेंगे, जब फिनॉल को तनु के साथ जब फिनॉल को तनु नाइट्रीकरण करेंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पारा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा जी। और जब फिनॉल को हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रीकरण करेंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा।
फिर उसी प्रकार फिनॉल का ना हैलोजनीकरण का बात है, फिनॉल का क्या हैलोजनीकरण का बात है। चलिए हैलोजनीकरण समझाते हैं, इधर रिएक्शन इसका हैलोजनीकरण के यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिनॉल को उसी प्रकार देखिए, जब फिनॉल को हम लोग यहाँ पे डाइब्रोमीन के साथ 273 केल्विन ताप पर विक्रिया कराएंगे तो एगो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो अल्फ हो जाएगा, पारा नाइट्रोफिनॉल का होगा, मुख हो जाएगा। और अधिक मात्रा में जब इसी फिनॉल को अधिक मात्रा में डाइब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा। जब कम मात्रा लेंगे तो अर्थोपारा मिलेगा, ज़्यादा मात्रा में डाइब्रोमीन से अभिक्रिया कराएंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। या फिनॉल के हैलोजनीकरण में आपको कम मात्रा अधिक मात्रा है, एगो तनु नाइट्रिक अम्ल है, एगो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। तनु रहेगा तो अर्थोपारा, सांद्र रहेगा तो 2,4,6, सांद्र ब्रोमीन रहेगा तो 2,4,6 और कम रहेगा तो अर्थोपारा। अच्छा कौन सा रिएक्शन इधर, अच्छा कोल्वे रिएक्शन था नीचे देखिए, कोल्वे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कोल्वे रिएक्शन में बहुत ही, यानी कि जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फिनोक्साइड आयन देता है। देखिए आपको रिएक्शन ही समझाते हैं, उसी में थ्योरी आप लोग को बोल देंगे। देखिए यहाँ पे फिनॉल है, कोल्वे रिएक्शन है, क्या है कोल्वे, ठीक ना, कोल्वे रिएक्शन है। और कोल्वे रिएक्शन है आप लोग को समझाते हैं यहाँ पे। कोल्वे में कि जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है। आप पुनः इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ इसे क्या कर रहे हैं, तो अनुकरण कर रहे हैं, तो हम लोग को मिल रहा है सैलिसाइलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है, चाहे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो रहा है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोल्वे रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्वे रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो कोल्वे रिएक्शन में यह फिनॉल हो गया, और जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। आप पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अनुकरण किया जाता है तो ये मिलता है सैलिसाइलिक अम्ल बनता है। आपके एग्जाम शॉर्ट भी याद रखिएगा कि फिनॉल से हम लोग को सैलिसाइलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है कोल्वे में क्या बनता है, फिनॉल से सैलिसाइलिक अम्ल, फिनॉल से क्या बनता है, सैलिसाइलिक अम्ल बनता है, फिनॉल से क्या बनता है, सैलिसाइलिक अम्ल प्राप्त होता है, फिनॉल से सैलिसाइलिक अम्ल। बीच में कौन सा रिएक्शन है, तो सोडियम फिनोक्साइड है, बीच में कौन सा, सोडियम फिनोक्साइड है। क्या स्टेप में है, तो आपका 2 स्टेप में है। पहले आपको फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम फिनोक्साइड, आप पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अनुकरण करेंगे तो सैलिसाइलिक अम्ल 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल बनता है। यह है आपका कोल्वे रिएक्शन। आइए राइमर टीमन भी बहुत रिएक्शन वीवीआई रिएक्शन है। चलिए राइमर टीमन को समझाते हैं। ये आपका फिनॉल हो गया। अच्छा वहाँ पे सैलिसाइलिक अम्ल है, यहाँ पे राइमर टीमन में सैलिसाइलिक अल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसाइलिक अल्डिहाइड बनता है। जब फिनॉल हो गया, इसे क्लोरोफॉर्म CaCl3 है और सोडियम एक्वस सोडियम, यानी कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल है, यहाँ एक्यू लिखा ना, एक्वस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल है। जब अभिक्रिया करेंगे तो मध्यवर्ती रिएक्शन बनेगा। मध्यवर्ती बोलते हैं सबको इसमें जोड़ देना है। मध्यवर्ती रिएक्शन बन गया, पुनः इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से पुनः अभिक्रिया कराएं तो सोडियम फिनोक्साइड दे दिया। क्या दे दिया, सोडियम फिनोक्साइड दे दिया। और सोडियम फिनोक्साइड को H+ है ना, तो अनुकरण कर दिया तो हमको मिल गया सैलिसाइलिक अल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, सैलिसाइलिक अल्डिहाइड बन गया। तो फिनॉल को क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराए तो मध्यवर्ती रिएक्शन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाए तो सोडियम फिनोक्साइड, और अनुकरण कर दिए तो सैलिसाइलिक अल्डिहाइड। इसके बाद है फिनॉल का यशद लेपन अभिक्रिया है। जब फिनॉल को जस्ता के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त हो जाता है। ऑक्सीकरण के बाद जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है, इसे हम बोलते हैं फिनॉल का यशदरज अभिक्रिया बोलते हैं। फिनॉल का यशदरज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यह है आपका बेंजिक क्यूनोन है, ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आता है, ऑक्सीकरण से बना है। तो कोल्वे, राइमर टीमन और यशदरज अभिक्रिया फिनॉल के आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ थ्योरी के मात्रा दिया है, थ्योरी वाला बात आप लोग समझ लेनी है। देखिए यहाँ पे औद्योगिक महत्व कुछ यहाँ पे एल्कोहल के बारे में लिखा है, जैसे मिथाइल एल्कोहल है, ठीक ना, मिथाइल एल्कोहल में कार्बन मोनोऑक्साइड है और डाई हाइड्रोजन से, और यहाँ पे उत्प्रेरक भी लिखा है, जिंक ऑक्साइड है और एनहाइड्राइड भी है क्रोमियम का। 200 से 300 एटीएम है, 573 से 673 केल्विन ताप है, तो यहाँ से एल्कोहल का मिथाइल एल्कोहल बनती है। क्या बनती है, मिथाइल एल्कोहल। लिखा भी है कि मिथाइल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट के नाम से जानते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर जब जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम के एनहाइड्राइड की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक उपस्थिति में यहाँ पे ले रहे हैं, तब जाकर हम लोग को मिथाइल एल्कोहल प्राप्त हो रही है। मिथाइल एल्कोहल एक रंगीन द्रव होता है, क्वथनांक 373 केल्विन होती है, अत्यंत एक विषैला प्रकृति का होता है। बहुत कम मात्रा में सेवन करने पर ही आंधापन हो सकता है, अधिक मात्रा में सेवन पर मृत्यु भी हो सकती है।
और इसका उपयोग पेंट वार्निश के विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नीचे इथाइल एल्कोहल के बारे में दिया है कि इथाइल एल्कोहल जो होता है औद्योगिक स्तर पर इसको किण्वन के द्वारा प्राप्त करते हैं। और शर्करा, इस सब एग्जाम में आप लोग को पूछता रहता है कि इथाइल एल्कोहल कैसे बनता है। इथाइल एल्कोहल किण्वन से बन रही है। और यहाँ पे जो गन्ना होता है उसका जो सीरा होता है उसे मेलेसिस कहते हैं। मेलेसिस यानी कि गन्ना, यहाँ पे सुक्रोज चीनी का सूत्र हो गया, जिसे गन्ना का मेलेसिस बोलते हैं। जल के साथ इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है। आप पुनः पुनः ग्लूकोज को उठा करके जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको किण्वन कर दिया जाता है, तब जाके इथाइल एल्कोहल बनती है। क्या बनती है? इथाइल एल्कोहल बनती है। इथाइल एल्कोहल के बारे में नीचे लिखा है कि इसे शराब बनाने के लिए अंगूर का शर्करा बोलते हैं, ईस्ट का स्रोत होता है। अंगूर फल से पक जाते हैं तो इसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, उनकी ऊपरी सतह पर ईस्ट उत्पन्न हो जाता है, अंगूर को कुचला जाता है तो शर्करा और एंजाइम संपर्क में आ जाते हैं और किण्वन आरंभ हो जाता है। किण्वन का अवायवीय स्थिति यानी कि वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है। और यहाँ पे एल्कोहल की मात्रा इसके बारे में लिखा है। यहाँ पे एक इथाइल एल्कोहल क्या होता है? रंगीन द्रव होता है, क्वथनांक 351 केल्विन होती है। औद्योगिक स्तर पर विलायक के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। जब ये खराब हो जाता है तो इसी को विकृतीकरण बोलते हैं। विकृतीकरण होता है कि विकृतीकरण का मतलब क्या होता है? विकृतीकरण का मतलब होता है कि जब जैसे आपका एल्कोहल खराब हो गया, अपना पीएच वैल्यू बदल दिया, अपना रासायनिक प्रकृति बदल दिया, तो रासायनिक पीएच वैल्यू बदलेगा, रासायनिक प्रकृति बदलेगा तो खराब प्रकार का दुर्गंध देगा। क्या दुर्गंध देगा? उसी को क्या कहेंगे? विकृतीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकृतीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृतीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पे हो गया ईथर। क्या हो गया? ईथर। और क्या पेज है? 1 2 पेज, 3 पेज, बस 3 पेज है बस, और 5 मिनट का काम है। ईथर, ये ईथर। तो ईथर का यहाँ पे निर्माण जैसे इथाइल एल्कोहल है। इथाइल एल्कोहल का जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर देखिए एथिन बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? एथिन बन जा रहा है। लेकिन देखिए जब इथाइल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो ईथर बन जा रहा है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। खाली देखिए टेम्परेचर बदला, उत्पाद बदल गया। यहाँ इथाइल एल्कोहल है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति 443 केल्विन ताप है तो एथिन प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है लेकिन टेम्परेचर खाली देखिए 413 केल्विन है तो यहाँ आपका क्या बन गया? ईथर बन गया। यानी कि भाई साहब सावधानी घटी दुर्घटना घटी वाला हाल है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बदल गया, खाली यहाँ पे ईथर बन गया। यहाँ टेम्परेचर 443 सेम टू प्रेजेंस है, सेम टू यहाँ पे इथाइल एल्कोहल है। 443 केल्विन ताप सल्फ्यूरिक अम्ल है तो यहाँ पे एथिन बन जा रहा है। यहाँ पे 413 केल्विन ताप है तो क्या बन जा रहा है भाई साहब? ईथर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? ईथर बन जा रहा है। तो आप टेम्परेचर खाली बदल देंगे तो देखिए टेम्परेचर बदलेंगे तो इधर ईथर, और टेम्परेचर बदलेंगे तो एथिन प्राप्त हो जा रहा है। ईथर के निर्माण करने का एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विधि है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जो बहुत बार एग्जाम में आया है। इसके लिए क्या होता है कि कुछ नहीं है भाई साहब, जब अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर देखिए अल्काइल हैलाइड है, इसे सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा देंगे, ईथर बन जाएगा। इसी को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है कि जब अल्काइल हैलाइड को, ठीक है ना, सोडियम एथोक्साइड के साथ, अल्काइल हैलाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है, ईथर प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ईथर के क्वथनांक के बारे में जिक्र किया है कि ईथर का क्या क्या क्वथनांक होता है। इसका क्वथनांक देख लीजिए। यहाँ पे शुरुआती में क्वथनांक 309 केल्विन है, 307 है, घट रहा है, फिर 390 हो गया, फिर क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ पे तो बढ़ गया। यहाँ पे ईथर के क्वथनांक के बारे में जिक्र किया है कि ईथर का मतलब क्या, उनका विलयता होता है, क्या क्वथनांक होता है, ये सब जिक्र किया। फिर ईथर का यहाँ पे निर्माण, उसका रासायनिक गुण दे दिया कि ईथर के क्या है? रासायनिक गुण है। यानी कि ईथर को पहले देखिए हैलोजनिक अम्ल के साथ ईथर को हैलोजनिक अम्ल के साथ यानी कि अभिक्रिया कराया गया है तो अल्केन प्राप्त हो गया। यहाँ अल्केन प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पे एथॉक्सी, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे मेथॉक्सी यहाँ फिर बेंजीन हो गया। जब हैलोजनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दिया तो फिनोल बन गया। क्या बन गया? फिनोल बन गया। फिर यहाँ ईथर को हैलोजनिक अम्ल से अभिक्रिया करा के यहाँ पे हैलोल्केन प्राप्त कर लिया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया के क्रम दिया है कि आप इसे सोडियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके इस रिएक्शन को मतलब बना सकते हैं। ईथर का सबसे मेन मतलब टॉपिक यहीं पे है, ठीक है ना, कि यहाँ पे ईथर जब बेंजीन के अंदर जो OCH3 लगा रहता है तो एनिसोल बोलते हैं। ऐसे डाइब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करेंगे एथेनॉइक अम्ल की उपस्थिति में, तब पारा ब्रोमो एनिसोल और अर्थो ब्रोमो एनिसोल हम लोग को प्राप्त होगा। अर्थो वाला अल्फ होगा, पारा वाला क्या होगा? मुख होगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, जब एनिसोल को यानी कि CH3Cl यानी कि CH3Cl हो गया,
CH3 यानी कि क्लोरोमेथन के साथ निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2-मेथॉक्सीटालुइन और 4-मेथॉक्सीटालुइन का निर्माण होगा। इसी को बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। और नीचे है आपका नाइट्रीकरण है कि जब हम लोग इसका नाइट्रीकरण करते हैं, जब हम लोग ईथर का यानी कि जब ठीक है ना मेथॉक्सी बेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक नाइट्रीकरण नाइट्रिक अम्ल बोले तो नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पर लिखा है कि नाइट्रीकरण करना है तो आपको भाई साहब नाइट्रिक अम्ल के साथ करेंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बनेगा 2 नाइट्रो एनिसोल और 4 नाइट्रो एनिसोल प्राप्त होगा। तो ये हम लोग को चैप्टर नंबर हम लोग का मतलब हेलोरिन का मतलब सारा PDF से आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग इसे एक से अधिक बार सुन करके NCERT के सारे चीज़ें कवर करिएगा और मेहनत करते रहिए। जितना टाइम बचे उतना टाइम अपने आप पे खर्च करने की कोशिश करिए। बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है ना। इधर उधर कुछ फालतू के नहीं सोचना है, अपने आप पे टाइम बचाइए और पढ़ने का प्रयास करिए। दिन भर एकदम पढ़ते रहिए, रात तक पढ़ते रहिए एकदम। आपका पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा मतलब अभी का दौलत है। आज जो जितना पढ़ेगा सर उतना ही मतलब आज रिजल्ट देने वाला है। अभी जितना पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेहनत करते रहिए।